हेलो डियर गाइस, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल को समझा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक से पहले। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आती है? लैंग्वेज साउंड से आती है, साउंड से निकल के आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वोवल और कॉन्सोनेंट लेटरों का यूज़ किया, जिन्हें हम मिलाकर के अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के वोवल और कॉन्सोनेंट सिंबलों को मिलाकर के हमारे पास जो कैटेगरी आई वो हमारे पास आई वर्ड। अब हम वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड की डेफिनेशन बनेगी ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटरों का जो मीनिंगफुल यूनिट होता है उससे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड के बाद हमारी जो कैटेगरी निकल के आती है वो आती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे शॉर्ट में, और उनकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 होता है नाउन, जिसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। सेकंड पार्ट हमारा हो गया प्रोनाउन, जो रिप्लेसेस ए नाउन, जिसे हम नाउन के रिप्लेस पर यूज़ करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है हमारा वर्ब, जिसे हम एक्शन के नाम से जानते हैं। 5 वाला पार्ट हो गया हमारा एडवर्ब, जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा पार्ट आया प्रपोजिशन, जिसे हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। आगे चलेंगे, आगे हमारा पार्ट है इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड है। और लास्ट हमारा कंजक्शन, जिसे हम कनेक्टिव वर्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ड की ग्रामर में आता है। वर्ड के बाद हमारी जो कैटेगरी निकल के आती है उसका नाम है फ्रेज, जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। आप लोगों ने हिंदी की ग्रामर में भी पढ़ा होगा फ्रेज के बारे में, वाक्यांश के बारे में। तो इंग्लिश की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज जो होता है उसमें वर्डों का ग्रुप होता है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अंडरस्टैंड गाइस? अच्छा, फ्रेज के बाद हम ये देखेंगे फ्रेज कितने होते हैं। तो हमारे फ्रेज टोटल होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है नाउन फ्रेज, एक हमारा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और थर्ड हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो ये हमारे फ्रेज की कैटेगरी है। टोटल 3 फ्रेज होते हैं, 3 फ्रेज। फ्रेज के बाद हमारी जो कैटेगरी आई उसके बाद आई हमारी सेंटेंस। यदि हम सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रेज की जो डेफिनेशन है उसी से हम सेंटेंस की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो हम सेंटेंस की डेफिनेशन बनाएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, जिसमें वर्डों का ग्रुप होना चाहिए और उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस की यदि ओरिजिनलिटी डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारा कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, और अरेंजमेंट ऑफ वर्डों का जो अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। यदि हमारे सेंटेंस में यदि वर्डों के ग्रुप है और उनका अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है तो उससे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो प्रॉपर सेंटेंस तब बोलेंगे जब उसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्डों का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगा, उससे हम सेंटेंस बोलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हमने एक नाम दिया स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हमने नाम दिया स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर जो हमारा तैयार होता है वो कैसे होता है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कह सकते हैं।
सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड में हम डूअर भी कह सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये डूअर क्या है, तो ध्यान रखना गाइस, सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम है, चाहे आप लोग सब्जेक्ट बोलो या डूअर बोलो। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या जिसके बारे में आप सेंटेंस लिख रहे हो, वही होता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम सेकंड वाली कैटेगरी फॉलो करेंगे। सेकंड वाली कैटेगरी जब फॉलो करेंगे तो सेकंड वाली कैटेगरी होगी हमारी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो आएगा वो वर्ब आएगा। वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक हमारी हो गई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप लोग सभी जानते हो, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में, कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है। जो वी वाली वर्ब होती है वो सारी हेल्पिंग वर्ब में आती है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, etc। और यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो आपको पता है कि मेन वर्ब का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब कहाँ से आ गई, तो ये फाइनाइट वर्ब और कोई नहीं है। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब का दूसरा नाम ही मेन वर्ब का जो दूसरा नाम होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। अंडरस्टैंड? मेन वर्ब जो होती है उससे हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं और उससे हम एक्शन भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे कि मेन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब के पैटर्न होते हैं। तो मेन वर्ब में हमारे पैटर्न कौन कौन से आते हैं वर्ब में, एक तो हमारी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारे मेन वर्ब के पैटर्न है, ये हेल्पिंग वर्ब के पैटर्न है और ये हमारी मेन वर्ब के पैटर्न है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, सेंटेंस में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 2। ऑब्जेक्ट की जो कैटेगरी होती है वो 2 कैटेगरी होती है। एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा है सेंटेंस में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये कंप्लीट होता है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और ये कंप्लीट होगा, और हमारा इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इनकम्प्लीट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये लिविंग होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। आगे देखेंगे, यदि हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखना कि यदि हम उस सेंटेंस में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। अब यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है। अब हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ए पेन है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनकम्प्लीट होता है। यदि सपोज करो मैंने इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लीन कर दिया तो इसमें बन गया हमारा सेंटेंस सी गैव मी, उसने मुझे दिया। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है और यदि दोनों ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो हमारा जो मीनिंग होगा वो इनकम्प्लीट होगा। और जैसे मैंने इसमें अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखो, जैसे मैंने यहाँ पर मी को क्लीन किया, अब हमारे सेंटेंस को देखो कि सी गैव ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकलेगा वो कंप्लीट निकलेगा। लेकिन यदि इसको हटा देते हैं डायरेक्ट को तो हमारा जो मीनिंग होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी हो गई, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यदि हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, देखो किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो हमारा मेन फोकस होगा वर्ब पर। ये जो हमारी वर्ब होती है, सेंटेंस में जो वर्ब होती है ये सारे आंसर देती है। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग वर्ब से। जैसे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ किससे क्वेश्चन करेंगे? होम से क्वेश्चन करेंगे, होम प्लस मैन वर्ब। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से। यदि हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट होता है वर्ब का। जो सब्जेक्ट है ये वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तभी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तभी तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम क्लॉज के बारे में बात करते हैं। क्लॉज, क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। अब क्लॉज को डिफाइन करेंगे। क्लॉज क्या होता है? सबसे मेन पार्ट है और हमारे स्टूडेंटों का जो कन्फ्यूज़न होता है वो सारा क्लॉज में होता है। तो क्लॉज को समझेंगे तो देखो यहाँ पर क्लॉज कोई अदर वर्ड नहीं है, क्लॉज सेंटेंस का ही पार्ट होता है। जो क्लॉज है वो सेंटेंस का ही पार्ट है। यहाँ पर देखो हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा उपवाक्य, तो यहाँ पर यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा उपवाक्य। उप का मतलब होता है छोटे वाक्य, जो छोटे वाक्य होते हैं वही हमारे उपवाक्य होते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लॉज है, मैंने अभी बताया था कि क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है और सेंटेंस का पार्ट तो होता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में, ये सेंटेंस का पार्ट है। तो नंबर 1 हो गया पॉइंट, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट है। दूसरी बात देखेंगे कि क्लॉज में जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। दोबारा देखिए, क्लॉज सेंटेंस का ही एक पार्ट है। क्लॉज में यदि वो क्लॉज है तो उसकी क्या क्वालिटी है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब यहाँ पर होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब प्रेडिकेट, अब हमारे स्टूडेंट कंफ्यूजन, प्रेडिकेट आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे लेवल पर कि यदि हम किसी भी सेंटेंस के टुकड़े करते हैं, यदि हम किसी सेंटेंस के टुकड़े करते हैं तो उसके दो टुकड़े करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, अब मैंने इस सेंटेंस को दो टुकड़े में तोड़ दिया। एक टुकड़ा हमारा ये हो गया और सेकंड टुकड़ा ये हो गया।
अच्छा, फर्स्ट वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये जो सेकंड पीस है हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं। सब्जेक्ट को आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, और हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। तो ध्यान रखना गाइस, प्रेडिकेट किससे कहते हैं? वर्ब से लेकर के जितना भी हमारा पार्ट है वो सारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। वर्ब से पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा और वर्ब से लेकर के लास्ट तक का जो हमारा पार्ट होगा उससे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, तो हम बात कर रहे थे क्लॉज की। तो क्लॉज में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए जिससे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, और ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और ये तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा नो कंप्लीट मीनिंग। नो कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और ये जो हमारा क्लॉज है ये किस पर डिपेंड रहता है? डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। अंडरस्टैंड? क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट है। क्लॉज कब बोलेंगे? जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, और एक हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, तभी हमारा वो क्लॉज कहलाएगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब प्रेडिकेट। थर्ड वाला पॉइंट, क्लॉज का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है और ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है। अब हमारे स्टूडेंट दोबारा से कंफ्यूजन करेंगे, सर ये प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप लोग देखोगे कि जो क्लॉज है, आप लोगों ने प्रीवियस में भी पढ़ा होगा क्लॉज के बारे में। जो क्लॉज की जो कैटेगरी होती है, क्लॉज की जो कैटेगरी होती है, क्लॉज की कैटेगरी जो होगी वो हमारी कौन कौन सी होगी? एक हमारी होगी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी। सेकंड हमारा क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? क्लॉज की कैटेगरी देखेंगे, एक हमारा प्रिंसिपल, इसको मेन क्लॉज और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और सेकंड क्लॉज हो गया हमारा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब ये देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, सर ये प्रिंसिपल क्लॉज है या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग भी कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल जो क्लॉज होगा उसका अपना कंप्लीट मीनिंग होगा, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, और ये किस पर डिपेंड रहेगा? प्रिंसिपल क्लॉज पर। यदि हम क्लॉज का जो पैटर्न होगा, क्लॉज का पैटर्न होगा कि क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यदि हम क्लॉज के पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एक होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मोर देन वन,
सबऑर्डिनेट क्लॉज मोर देन वन, एक से भी अधिक हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज एक होगा और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होंगे उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन कब सेंटेंस कब बनेगा? जब उसमें प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यदि हम प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दें और खाली सबऑर्डिनेट क्लॉज कर दें तो वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ प्रिंसिपल क्लॉज भी होना जरूरी है, तभी हमारा कंप्लीट क्लॉज होगा। सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं, सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा वेस्ट था आज तक का। तो डियर गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट, टुडे इज एनफ, वी विल मीट with next video.